हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में, तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 21 से हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले 21 को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परखनली में तापमान बढ़कर 303 केल्विन हो गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस तापमान को डिग्री सेल्सियस स्केल में बदलें, यानी कि जो हमारा ये 303 केल्विन दिया गया है इसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलने को कहा गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें केल्विन में दिया गया है और हमसे सेल्सियस में बदलने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं कि 273 यानी कि 273 हम माइनस कर देते हैं। और अगर हमें सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में बदलना है तो हम 273 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें केल्विन में दिया है, सेल्सियस में हमें बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 303 केल्विन दिया गया है इसमें से हम माइनस कर देंगे 273 यानी 273। तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा आंसर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका आंसर भी दिखाऊंगा अच्छे से। इसी तरह से जो ये बी वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्या पूछा है कि इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी कि अभी जो हमारा आंसर आया था 30 डिग्री सेल्सियस, तो इस तापमान पर जो हमारा पानी है उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इतना तापमान पर हमें पता है कि जो पानी है वो द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, तो इसीलिए बी का आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था। अब चलिए इसका मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए पार्ट का ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें 303 केल्विन दिया गया था, हमें सेल्सियस में बदलने के लिए कहा गया था, तो इसीलिए 303 केल्विन में से 273 यानी कि 273 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बी पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा द्रव अवस्था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 और उसका आंसर कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी ए और बी 2 पार्ट हैं। तो देखिए ए में क्या कहा गया है कि एक छात्र एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 628। क्या यह सही है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक छात्र है जो कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखा है। सबसे पहले लिखा है 6, फिर 2, फिर 8। तो क्या ये सही तरीका है, यही हमसे पूछा है। तो देखिए जिस तरह से छात्र ने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है तो ये गलत तरीका है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा परमाणु होता है उसका जो कोश होता है वो कुछ इस तरह से होता है K, L, M और N। तो जो हमारा ये पहला कोश होता है यानी कि ये जो आप K देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा ये L वाला कोश होता है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 हो जाएगा। तो जो परमाणु है उसकी परमाणु संख्या 16 है, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, टोटल 10 हो गए। इसके बाद जो हमारा ये तीसरा वाला कोश है M, इसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा परमाणु है उसकी परमाणु संख्या कितनी है 16, तो 2 और 8 ये हो गए, अब बचा सिर्फ 6। तो इसीलिए M वाला जो कोश है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा सही तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 6। ठीक है, तो इसीलिए जो छात्र है उसने जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये गलत है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6, 2, 8 सही नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 होगा। ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो इस तरह से हम ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो बी पार्ट में हमसे पूछा है कि एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा के, एल, एम और एन होता है, इसमें जो हमारा ये के वाला कोश होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो एल वाला होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इसमें पूछा गया है कि एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा होता है। तो इसमें ए पार्ट में पूछा है। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा आकृति, ये आप देख सकते हैं, ये आकृति हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे ए पार्ट में कि इस कोशिकांग और कण आर की पहचान कीजिए जो इस कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो कोशिकांग आप देख रहे हैं इसका नाम बताना है, यानी कि इसकी पहचान करनी है, इसका नाम हमें बताना है। फिर इसके बाद ये इसमें जो कण आप देख रहे हैं छोटे छोटे जिसको आर कहा गया है, तो इसका भी हमें नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा कोशिकांग आप देख रहे हैं इसका नाम है हमारा अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि ये जो कोशिकांग है ये अंतर्द्रव्य जालिका है। और जो छोटे छोटे कण है ये इसका जिसे आर कहा गया है, तो ये आर जो है ये राइबोसोम है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये ए पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये कोशिकांग है ये हमारा अंतर्द्रव्य जालिका है और आर जो है वो राइबोसोम है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार हम बी पार्ट को भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा है कि आर का मुख्य कार्य लिखिए, यानी कि जो आर है, आर का मतलब अभी मैंने आपको बताया, तो आर का मतलब है राइबोसोम। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है ये हमसे पूछा है। तो देखिए जो राइबोसोम होता है ना उस पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम लिख देंगे कि आर यानी कि राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट का आंसर हो जाएगा कि कोशिकांग अंतर्द्रव्य जालिका है तथा आर राइबोसोम है। ठीक है, इसके बाद जो बी पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा कि आर यानी कि राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा गया है कि 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 10 मीटर वृत्ताकार पथ, यानी कि एक इस तरह से वृत्ताकार पथ है जो कि 10 मीटर का है। ठीक है, तो इस पर अगर 15 चक्कर पूरा किया जाता है तो 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, बहुत ही इजी है। हमें जैसे कि पता है कि ये वृत्ताकार पथ जो है ये 10 मीटर का है, तो इस पर टोटल अगर 15 चक्कर लगाया जाता है तो हमसे टोटल वस्तु की दूरी पूछी गई है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि 10 का टोटल कितने चक्कर लगाए गए हैं 15, तो 15 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा 150 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद पूछा है कि विस्थापन, यानी कि विस्थापन क्या होगा। तो देखिए इसमें विस्थापन तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हम इस तरह से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से चलेंगे और दोबारा यहीं पर आ जाएंगे, तो इसीलिए विस्थापन इस कंडीशन में हमारा 0 होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ।
इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। सबसे पहले वस्तु की दूरी हम बताएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल 15 चक्कर लगाए जाते हैं, तो 15 का हम गुणा कर देंगे किससे, जो वृत्ताकार पथ है वो 10 मीटर का है, तो 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 150 मीटर। ठीक है, तो वस्तु की दूरी 150 मीटर हो गई, और वस्तु का विस्थापन तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा गया है कि गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए हमें ये दो आकृति दी गई है, ये दो चित्र दिए गए हैं। एक हमारा ये जो है ये क्ले पॉट है, क्ले पॉट का मतलब कि मिट्टी का कोई बर्तन है, और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास पॉट है, यानी कि कांच का कोई बर्तन है। तो गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप इन दोनों में से किसका यूज करेंगे। तो हम जो हैं ये क्ले पॉट का यूज करेंगे, यानी कि मिट्टी के बर्तन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे ये बात आपको अच्छे से पता ही होगा कि जो हमारा मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें पानी रिसता रहता है और वाष्पित होता है, जिसके कारण जो बर्तन होता है हमारा मिट्टी का, उसके आसपास का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, और इस तरह से जो बर्तन होता है मिट्टी का उसमें जो पानी होता है वो हमारा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए किसका यूज करेंगे, ये मिट्टी के बर्तन का, यानी कि इसको यहाँ पर क्ले पॉट बोला गया है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, समझा दिया है। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हम इस तरह से आंसर लिखेंगे कि गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए हम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की जगह पर आप क्ले पॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्ले पॉट ही दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे लिखेंगे हम कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें पानी रिसता रहता है, जो वाष्पित होता है, जिसके कारण बर्तन के आसपास का तापमान कम होता है और उसका जल ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आंसर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा गया है कि 35 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियां चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जी का मान हमें ये दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद अथवा में भी इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि शक्ति ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो चलिए कैसे करेंगे हम वो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हमें द्रव्यमान दिया गया है 35 किलोग्राम, इसके अलावा समय यानी कि टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड। ये देखिए इसमें ये 10 है और ये s है, यानी कि 10 सेकेंड। इसके अलावा अब हम कुल ऊंचाई निकालेंगे। सबसे पहले तो कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और टोटल 12 सीढ़ियाँ है, तो इसीलिए 20 का 12 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है सेंटीमीटर में आया है कुल ऊंचाई, तो इसीलिए इसको सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 240 को हम 100 का यानी कि 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए 240 में अगर हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 और ये मीटर, यानी कि हमने कुल ऊंचाई मीटर में निकाल लिया, 2.4 मीटर आ गया। इसके अलावा हमें जी का मान दिया गया है, ये आप देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्य निकालेंगे, क्योंकि हमें शक्ति निकालना है, शक्ति बताना है, तो शक्ति का सूत्र होता है हमारा कार्य बटे में समय, तो इसीलिए हमें सबसे पहले कार्य पता होना चाहिए। तो कार्य निकालने का सूत्र होता है हमारा mgh। वैसे दूसरे सूत्र भी होते हैं, एक होता है हमारा हाफ mv², ये भी होता है कार्य निकालने का सूत्र, लेकिन यहाँ पर हम ये mgh ये वाला सूत्र यूज कर रहे हैं। तो देखिए m यानी कि द्रव्यमान हमें दिया गया है 35 किलोग्राम, इसके अलावा g यानी कि g का मान हमें दिया गया है 10,
और इसके अलावा h यानी कि कुल ऊंचाई जो है ये हमने निकाल लिया 2.4। तो इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 840 जूल, यानी कि कार्य हमारा टोटल 840 जूल हो गया। अब हमें शक्ति बताना है, तो शक्ति बताने के लिए सूत्र लगा देंगे कार्य बटे समय। तो कार्य हमारा 840 जूल है, बटे में समय हमारा 10 सेकेंड है, तो 10 का 840 में भाग कर देंगे तो हमारा 84 वॉट यानी कि 84 वॉट यही शक्ति है, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका आंसर कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में अथवा में भी हमें दिया गया है, तो चलिए उसका आंसर भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें हमें क्या कहा गया है, वैसे इसमें हमें इन दोनों में से कोई एक करना है पेपर में, लेकिन मैं आपको दोनों करा दे रहा हूं ताकि आपको दोनों ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। ये बात तो हमें पता है कि बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो या तो ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो प्रत्येक स्थिति का एक उदाहरण दीजिए। तो हमसे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही स्थिति का एक एक उदाहरण देने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले ऋणात्मक कार्य के उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे हमसे एक एक उदाहरण देने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं आपको दोनों ही ऋणात्मक कार्य के उदाहरण और धनात्मक कार्य के उदाहरण दोनों के दो दो उदाहरण बता दे रहा हूं। तो ऋणात्मक कार्य के पहला उदाहरण हो जाएगा हमारा कुएं से रस्सी द्वारा हाथ से पानी की बाल्टी खींचना। ये हमारा ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि जब हम कुएं से पानी खींचेंगे, यानी कि कुएं में से अगर हमें पानी निकालना है तो सबसे पहले हम कुएं के अंदर अपनी बाल्टी को डालेंगे। तो बाल्टी जो है वो कुएं के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाता है और फिर हम उसको बाहर ऊपर खींचते हैं। तो इसीलिए ये हमारा ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से दूसरा ये भी आप लिख सकते हैं कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। इसी तरह से धनात्मक कार्य के उदाहरण में हमारा हो जाएगा, इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि इंजन द्वारा ट्रेन को खींचना, इसके अलावा घोड़े द्वारा रथ को खींचना। तो इस तरह से इन दोनों में से कोई एक एक आप लिख सकते हैं, ऋणात्मक कार्य के उदाहरण और धनात्मक कार्य के उदाहरण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 26 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हमने किया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है सभी क्वेश्चंस के आंसर, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।